अभी मैं बात कर रही थी नाटक एक परिकथा और डॉक्टर विनीता अग्रवाल की ऑटोबायोग्राफी थी। एक प्रोफेसर की कहानी थी कि वो जो प्रोफेसर है वो कॉलेज में पढ़ाती है और उसने लव मैरिज की है, और जो शादी के पहले का रोमांस है फुल बिल्कुल वही रोमांस था। तुम कितना सुंदर हंसती हो, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है झरना, उन्मुक्त झरना बह रहा है। तो वो फैंटेसी अलग थी और शादी के बाद का अनुभव अलग होता है। तो हमारी डायरेक्टर स्वर्गीय सुश्री विभा मिश्रा ने इस नाटक में संगीत में आलाप, कविताओं का प्रयोग और इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट्स रखे थे। मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट झरने को महसूस कराता है, उसकी ध्वनि, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट सुख की अनुभूति कराता है, सितार। पोएट्री जो उसके एम्बिशन को दिखाती है कि चंद्रमा को लेके कविताएं थी कुछ, और एक बहुत बड़ा मछली का जाल का इस्तेमाल किया था और उस जाल को उसने ऐसे लगाया था कि उस जाल में फंसी हुई वो औरत वो पोइट्री बोल रही है, क्योंकि शादी करने का भी एक जंजाली होता है, वो एक संकेतात्मक प्रयोग था और बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उसमें चंद्रमा का इफेक्ट भी लाइटिंग से दिखाया गया था कि वो जब पोइट्री बोलती है चंद्रमा को देखते हुए बोलती है महिला आवाज में। चूंकि नायिका के जो सोच है उस सोच को उन्होंने चंद्रमा, जाल, गृहस्थी का जाल, मछली पकड़ने वाला, वो एक सेट का हिस्सा ही था। शायद एक नाटक को प्रभावी बनाने के लिए ये सब मुझे लगता है ज़रूरी भी था कि हमारा कम्युनिकेशन दर्शक से डायरेक्टली अच्छे से हो सके। दूसरा, शैली तो इसकी रियलिस्टिक ही थी इस नाटक की, क्योंकि ये एक प्रोफेसर की आत्मकथा ही है जिसने हकीकत में इस जीवन को जिया है, लिखा है। तो हमें हकीकत में ही दर्शकों तक पहुंचाना भी था, इसलिए तय यही किया गया कि हम इसको रियलिस्टिक अप्रोच में ही करें। पति उसका हैंडसम था, अट्रैक्टिव था, और इसीलिए शायद समझता था। और हर लड़की के अपने सपने होते हैं, अपने प्रेमी कैसा होना चाहिए, अपना पति कैसा होना चाहिए, ये हर लड़की के सपने होते हैं। और हर लड़के के भी सपने होते हैं कि मेरी पत्नी सुंदर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, सुसंस्कृत, शालीन होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए घर काम में। और वो सब वो कैरेक्टराइजेशन वो महिला पात्र में थे। तो शायद इसीलिए उनका अट्रैक्ट होना, उनका प्रेम होना जायज़ भी था, क्योंकि कोई भी ऐसी महिला किसी भी पुरुष को दिखती है जो अनमैरिड है, अविवाहित है, तो अट्रैक्शन नेचुरल है। अट्रैक्शन स्त्री पुरुष का होना बहुत ही प्रकृति दत्त गुण है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो मुझे ये कहानी, ये नाटक का आलेख इसलिए प्रभावित किया कि किसी की भी जिंदगी में शादी के पहले का जीवन अलग होता है, और जब उसकी 2 बेटियां हो जाती हैं शादी के बाद, वो जीवन में बहुत बदलाव आते हैं, क्योंकि वो माँ बन जाती है। एक औरत माँ बनने के बाद अपने बच्चों में भी पड़ती, क्योंकि दोनों बेटियां होती हैं उसकी। वो घर गृहस्थी में इतनी इन्वॉल्व हो जाती है, और बाद में उसको ये पता चलता है कि उसके पति के तो बहुत बहुत अफेयर्स रहे, क्योंकि पुरुष तो प्रैक्टिकल होता है ना। उसके ऑफिस में उसकी पीए, और कभी 2 साल एक पीए रही, फिर 2 साल बाद कोई दूसरी पीए आ गई। प्राइवेट कंपनियों में ऐसा होता रहता है। तो वो पूरा जीवन, अपने जीवन को कहते हैं एंजॉय करना। अब आजकल पुरुष प्रैक्टिकल हो गए, कभी किसी पीए को लेके नैनीताल घूमने चला गया, कभी किसी को गोवा ले आया। और इत्तेफाकन जब उस महिला को, पत्नी को पता चलता है कि जिस जिस जगह वो बाद में शादी के बाद उसको घुमाने ले गया, उसी जगह वो अपने पीओ के साथ भी अनुभव रखता है जाने का, एंजॉय करने का। तो वो औरत जब इस सच्चाई को जानती है, महिला पात्र, मेन मुख्य महिला पात्र, वो टूटती है, उसका विश्वास बिखरता है कि मैंने ये कुछ नहीं जाना था, सिर्फ जो सामने वो दिख रहा था उसको जान के मैंने जीवन का इतना बड़ा निर्णय लिया।
और 2 बच्चियां जब उसकी 10-12 साल की हो जाती है, जो मासूम है, जिनको पता ही नहीं कि उनके डैडी बाहर कैसे है, लेकिन अपनी माँ को टूटते देखती है तो बच्चियां रोती हैं। तो लास्ट में वो जो एनर्जी उठाती है वो अपनी बच्चियों से एनर्जी लेती है, और वो फिर कहती है, क्लाइमैक्स यही है कि वो कहती है कि मेरी जिंदगी की फुलवारी दूसरा क्यों बनाए, दूसरा कोई मेरा बीज क्यों रोपे। मैंने जो भोगा है जीवन में, ये निर्णय भी गलत लिए हैं रिश्तों के, या आज मैं जो टूट रही हूं तो इसका मतलब मेरा निर्णय कहीं गलत था। जो दुख भोगा, जो डिप्रेशन में जी, जो आज टूट रही हूं, आज मेरे पास कुछ नहीं सिवाय उन 2 बेटियों के जो मासूम है, जो 8, 9, 10 साल की बच्चियां है, वो जिंदगी को जानती ही नहीं। तो वो महिला पात्र उस पीड़ा से, उस अनुभव से और अपनी 2 बेटियों से जो शक्ति बटोर के वो खड़ी होती है। एंड यही है नाटक का। बच्चियों को होल्ड करके वो ये बोलती है कि मुझे अपनी सारी गलतियों को इकट्ठा करके निर्णय लेना है, अपनी फुलवारी, अपना बीज मुझे खुद बोना है, फुलवारी बनाना है। जब मैं कितनी बार असफल हुई, अरे 100 असफलता के बाद एक बड़ी सफलता छुपी होती है, पर वो 100 असफलता हमको कितनी कितनी बार तोड़ती है, फिर वही हमको ताकत भी देती है फिर से खड़े होने का। ये कहानी, ये नाटक का आलेख, क्योंकि मैंने खुद ये पात्र निभाया है महिला प्रोफेसर का, तो वो अनुभव मेरे अंदर आज भी है। और उस नाटक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इलाहाबाद में खेला गया, जहाँ शोभा डीजी भी आई थी, बड़े बड़े महिलाएं व्यक्तित्व आई थी, और किरण भटनागर जी दिल्ली की हैं आलोचक, हमने वो नाटक देखा है। और शायद वो आज तक मुझे नहीं भूल पाई, नाम उन्हें भले ही याद ना हो, लेकिन जब उनसे कहा जाएगा कि विभा मिश्रा का एक परिकथा और, तो वो मुझे ज़रूर याद करेंगी, मेंशन करेंगी, उस लेडी ने बहुत अच्छा किया था। और अहमदाबाद में हुआ ये प्ले, एक शो दर्पण, मल्लिका साराभाई के ग्रुप ने बुलाया, 2 शो इसके भोपाल में, भारत भवन में किए गए, और इस नाटक को बहुत लोगों ने पसंद किया। मंच पर बहुत सारी चीजों का, प्रॉपर्टी का प्रयोग किया गया था, वो भी संकेतात्मक था, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि उसके पति की असलियत ये है, तो वो कहती भी है एक संवाद, एक घर केवल ईंट गारे सीमेंट से बना नहीं होता। ये घड़ी, ये टेबल, ये कुर्सी, क्या ये सब चीजें घर को घर बनाती हैं? क्या मैं इस घर में रखी एक कुर्सी हूं? क्या मैं दीवार हूं? ये सोफा हूं? क्या हूं मैं? मैं एक जीती जागती इंसान हूं, जिसमें भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जीवन जीने की ललक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का मीनिंग भी निकाला गया था। इवन उसमें एक डायलॉग है कि मेरी नानी आम का अचार बनाया करती थी, और मैं छोटी थी, देखा करती थी, और ऐसा कहते हैं कि अचार जैसे जैसे पुराना होता है और स्वादिष्ट होता जाता है, तो कहीं वो अपनी जिंदगी के अनुभव को उन अचारों से भी तुलना करती है। वो संवाद है उस नाटक में, महसूस करती है, वो बोलती है। तो कई सारी प्रॉपर्टीज, घड़ी, समय, बीत गया, बीता समय, आज का समय, जीवन के परिवर्तन, अनुभवों के परिवर्तन, ये सब उसने प्रॉपर्टी से डेफिनाइट, मतलब परिभाषित किए थे। घड़ी, हाँ, चांद का इमेज, मछली पकड़ने के जाल का इमेज, कि कैसे वो गृहस्थी के जाल में फंस चुकी है, वो अपनी मासूम बच्चियों को छोड़ के नहीं बिट्रे कर सकती, पलायन नहीं कर सकती जिंदगी से, क्योंकि उसके साथ 2 छोटी जिंदगियां जुड़ी है, जो महिलाएं, लड़कियां हैं। पुरुष पलायन कर सकता है,
लेकिन माँ कभी अपनी बच्चियों को छोड़कर जीवन से पलायन नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है मैं तो मर जाऊंगी पर मेरी बच्चियों का क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है नाटक में, और ये रियलिस्टिक फॉर्म में किया गया था, और इसके एक एक संवाद बहुत अर्थपूर्ण थे, मीनिंग था जीवन का उसमें। और राइटर ने शायद बहुत सोच समझ के, मतलब वो जब हम पढ़ते थे डायलॉग तो हमें वो संवाद लगते ही नहीं लगते थे, बिल्कुल ऐसा लगता था कि अगर उस सिचुएशन में कोई भी औरत होगी तो शायद यही बोलेगी, इतना ही टूटेगी। तो किसी भी चरित्र को समझने के लिए अनुभूति का होना, कल्पनाशीलता का होना, सेंसिबिलिटी का होना, आपकी खुद की समझ क्या है, गहराई का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी की पीड़ा को अगर पाना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, तो उतनी ही गहराई से आपको उस अनुभूति को महसूस करना होगा। मैम, महिला पात्र का चरित्र कैसे प्रस्तुत किया गया है? महिला छात्र का बिल्कुल वो आती है, स्टार्टिंग यहाँ से ही होता है कि वो कॉलेज से लौटी है अपना बैग वैग लेके, और आके रिलैक्स होती है, और एक टेबल, उसकी स्टडी टेबल कुर्सी रखी वहीं बैठती है, पर्स रखती है, और कहती है अरे मुझे आने में देर हो गई, दर्शकों से बोलती सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, आज कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। और बाकायदा बैग रखती है, रिलैक्स होती है, और डायरेक्ट उसका कम्युनिकेशन प्ले यहीं से स्टार्ट होता है कि वो दर्शकों से ही बात करती है। मेरा नाम नीरजा है, या जो भी उसका करेक्टर का नाम, मुझे एग्जैक्टली भी वो करेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, वो अपना परिचय खुद देती है दर्शकों। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और रोज इसी समय घर आती हूँ, आते आते मुझे 6:30 बज ही जाते हैं, और बस फिर आकर बच्चियों का ख्याल आता है, बच्चियाँ भूखी होंगी, उनके लिए कुछ बना के दूँ, सब पूछती हूँ, उनको देती हूँ। और प्रॉपर्टी और जो सेट का डिज़ाइन था वो भी उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से था। मंच पे पर्दा, घड़ी, चूड़ियाँ, कुछ ऐसा भी हाँ हुआ था? हाँ, ये सब संकेतात्मक ही इस्तेमाल किया गया था, हर चीज़ का मीनिंग था उसमें, हर चीज़ का। टेबल, कुर्सी, दीवारें भी बनाई गई थी, ये घड़ी थी तो वो वक्त को एम्फेसाइज करती है, घड़ी देखकर कि वो वक्त था एक, जब ये आदमी ऐसा कहता था, आज ये वक्त जो मैं जी रही हूँ, ये वक्त ये है। वो कहती है गुस्से में, मैं इस घर की अदद कुर्सी, टेबल, मेज नहीं हूं, मैं एक जीती जागती स्त्री हूं। उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है, उसके अंदर पति को लेकर एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है रिश्ते में, जो बार बार टूटा है, और उसका पति उसको कुछ भी नहीं बताता। तब वो उसकी जो अनुभूतियों को, उसकी जो इच्छाएं थी, या जो टूटन है, वो डायरेक्टर ने चंद्रमा को देखते हुए कुछ ऐसी कविताओं का चयन किया था जो इस कंटेंट के साथ जाती थी, मीनिंगफुल होती थी। यही शायद एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर का होता है कि वो उस आलेख को कितने कितने डायमेंशनों में मीनिंग निकाल सके, चाहे वो एक चूड़ी का टूटता है, चाहे घड़ी का वक्त से एम्फेसाइज करना है, चाहे उसकी पीड़ा को अलाप से निकालना है, चाहे पोइट्री से दर्शकों का उसको मीनिंग देना है। ये एक बहुत कल्पनाशील और इंटेलिजेंट निर्देशक का ही काम होता है कि वो उस आलेख को कितना स्ट्रांगली, कितना महत्वपूर्ण बनाकर दर्शकों के सामने रखता है। तो मैम, जो मूल आलेख है, उस आलेख से रंगमंच में इस अलग स्त्री की छवि प्रस्तुत की गई है। क्या सशक्त छवि है स्त्री की, कि कुछ और आप बताना चाहेंगे? नहीं, इस आलेख में जो राइटर ने लिखा है उसको और क्लैरिटी में, दृश्यों में बांधना, संवादों से दर्शकों तक पहुंचाना, मुझे लगता है कि एक आलेख के लिए एक अच्छे निर्देशक की भी आवश्यकता होती है, जो उस आलेख को और स्ट्रांगली विजुलाइज कर, चाहे वो पोएट्री के साथ हो, चाहे आलाप के साथ हो, चाहे संगीत के साथ हो, बल्कि सशक्त प्रस्तुति दर्शकों के सामने एक कुशल निर्देशक रखता है। तो मैम, जो महिला पात्र है
उसकी छवि कैसे सशक्तिकृत महिला की है कि कमजोर है, कैसे नहीं, महिला की छवि प्रस्तुत की देखिए गई है? एकदम किसी भी महिला जब तक उस पर दुख नहीं पड़ता, जब तक वो टूटती नहीं है, तब तक वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकती? बिना भोगे, बिना सफर किए आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। स्ट्रॉन्ग का मतलब भाषा नहीं है, स्ट्रॉन्ग का मतलब संवाद नहीं है। एक अंदर से एक औरत के अंदर जो शक्ति आती है खड़े होने की, फेस करने की, कि देखती हूँ मैं, अब कोई मेरे साथ कैसे कर सकता है। अभी तो लोगों ने मेरे जीवन के साथ खेला ना, मेरी भावनाओं के साथ खेला। अब मैं देखती हूँ, अब मैं प्रतिकार करूंगी, अब मैं रिएक्ट करूंगी। जो मैं चुपचाप सुन लेती थी, अब नहीं सुन पाऊंगी मैं अपने खिलाफ, क्योंकि दुख ही इंसान को मजबूत बनाता। जब तक हम भोगेंगे नहीं, फेस नहीं करेंगे, तो हम फिर रिएक्ट भी तभी कर पाएंगे स्ट्रांगली जब हम स्ट्रांग बनेंगे, हम बोलेंगे, हम रिएक्ट करना सीखेंगे। ये एक वो प्रस्तुति हमें दिखाती है जब ये इसका मंचन होता है। आज भी लोग इस नाटक को देखने की इच्छा मुझसे जाहिर करते हैं, क्योंकि विभा जी तो अब रही नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो आलेख अपने आप में इतना अच्छा है। कोई भी अच्छा निर्देशक करेगा तो मुझे लगता है कि वो सोच समझ कर ही करेगा, क्योंकि इसमें संभावनाएं बहुत है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो दुख झेलते हुए सामान्य औरत से मजबूत औरत बन बनती चली गई। जाती है। बन गई। मैम, चरित्रों के संवाद आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि चूंकि ये जो आलेख है ये रियलिस्टिक ही है, ओके। तो डायरेक्टर ने जब ये आलेख पढ़ा, हम लोगों के साथ रीडिंग करी 10-15 दिन अच्छे से, जब हम लोगों ने भी, हर एक्टर ने आलेख को समझा, तब ये तय किया गया कि जिस तरीके से ये लिखी गई है उसको रियलिस्टिक फॉर्म में ही किया जाए, क्योंकि ये तो हर आलेख अलग अलग होता है। देखिए अंधा युग भी लिखा डॉक्टर धर्मवीर बाल, लेकिन वो स्टाइलाइज है, क्योंकि वो एपिक है, ऐतिहासिक, एक महाभारत ऐतिहासिक घटना है, तो वो तो नॉर्मल की तरीके से रियलिस्टिक में नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब जो कैरेक्टर ब्रॉड होते हैं उनको उसी तरीके से प्रेजेंट, जैसा कि राइटर ने लिखा है, डायरेक्टर को प्रेजेंट करना ही पड़ता है। अश्वत्थामा हुए या युधिष्ठिर हुए या गांधारी हुई या धृतराष्ट्र हुए, तो ये तो राजा महाराजा थे, तो इनको अपन रियलिस्टिक आदमी तो दिखा नहीं सकते ना। ये एपिक है, एपिक है, ऐतिहासिक घटना है जो कितने वर्षों पहले हिंदुस्तान में घटी। तो आज भी हम महाभारत और रामायण को एपिक में ही समझते हैं, लेते हैं, तो वो चरित्र अलग है। लेकिन ये जो चरित्र है, कुछ नाटक जो रियलिस्टिक फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनको रियलिस्टिक तरीके से ही करना और प्रभावशाली बनाना, एक सशक्त प्रस्तुति बनाना, ये निर्देशक का और कलाकारों का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैम, उनका मेकअप, बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस और कॉस्ट्यूम रियलिस्टिक ही थी। अच्छा। क्योंकि रियलिस्टिक फॉर्म में किया गया, तो महिला प्रोफेसर है तो साड़ी ही पहनेगी, ओके, है ना, सिंपल ही जाएगी जी। कोई लाउड मेकअप नहीं होगा। जो रोजमर्रा में जो प्रोफेसर कॉलेज जाती है वैसे ही जाएगी। बच्चियां हैं 9-9, 10-10 साल की, तो फ्रॉक ही पहनती थी। हस्बैंड है अच्छी बड़ी पोस्ट पर है, तो वो कोट पैंट पहन के जाते थे जी, टाई वाई लगा के। तो वो आलेख के अनुसार जो चरित्र थे उसी हिसाब से उनकी रियलिस्टिक फॉर्म में ही कॉस्ट्यूम भी थी, ओके। अदायगी भी संवादों की रियलिस्टिक पे ही थी। अच्छा, संवाद अदायगी भी रियलिस्टिक थी। रियलिस्टिक थी, क्योंकि ये पूरा ट्रीटमेंट इस नाटक का रियलिस्टिक ही था जी, क्योंकि ना तो इसमें कहीं तलवार आती है ना बंदूक आती है, तो उन सब चीजों का प्रयोग, हाँ प्रॉपर्टी जरूर जो इस्तेमाल की गई थी उनको लेके संवाद भी थे। क्या मैं इस घर में इसलिए जरूरी हूँ कि एक घर में फ्रिज होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, सोफा होना चाहिए, टेबल होनी चाहिए, एक्वागार्ड होना चाहिए, गीजर। क्या मैं इस तरह की जरूरत हूँ कि मेरे घर में टीवी है तो एक अदद बीबी भी होनी चाहिए? तो ये बड़ा मतलब एक छीटा जाता आदमी, एक व्यक्ति, एक औरत जो इमोशनल है, जो पढ़ी लिखी है, जो प्रोफेसर है ना,
तो उसकी जो सोच है जब वो टूटती है तो वो ये सोचती क्या मैं इस घर में सिर्फ इसलिए हूँ, किस घर में फ्रिज टीवी है और एक बीवी है। तो वो पीड़ा का विषय है। आज कोई भी स्त्री नहीं चाहती कि मैं अपने पति के साथ एक अदद सामान की तरह ट्रीट की जाऊं। एक जीता जागता जीवन है जो हर स्त्री जीना चाहती है, भावना से, अपनी अनुभूतियों से, अपनी फीलिंग होती हैं, अपना खुशी जाहिर करने का एक एक्सप्रेशन होता है ना। खुश होती है तो वो भाव भी मिलता है दर्शकों को, दुख होती है तो वो भाव भी दर्शकों तक पहुंचता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जब चीजों से रिलेवेंट होती हैं, या तो वो चूड़ी हो या बिंदी हो, या वो गुस्से में डिप्रेशन में बिंदी निकाल के फेंक दे, उतार के चूड़ी तोड़ दे, क्या मतलब है ऐसे पति का? नहीं चाहिए मुझे ऐसा पति जो झूठा जीवन जीता है, मास्क लगाता है मेरे सामने, मुझे दिखाता है कि मैं तो तेरे प्रति समर्पित हूँ, लेकिन बाहर जाकर वो औरों के साथ कैसा बिहेव करता है, दूसरी औरतों के साथ, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। और कोई भी पत्नी जो सामाजिक पत्नी है उसको तो चोट पहुंचती है, क्योंकि वो तो पूरा जीवन अपना दे देती है ना, पति को समर्पित कर देती है ना। अरे कितनी जोर से चिल्लाती हो यार, रिकॉर्डिंग चल रही है यार। अच्छा, बंद कर दो। बंद के लिए तो मेरा भी यही कहना है कि जब स्त्री, कोई भी महिला पात्र अपने जीवन में भी दुखी होती है ना, तो वो खुद के प्रति लापरवाह हो जाती है। और अगर खुशी में होती है तो वो खुद अपने को संवारती है, अच्छा ड्रेसअप करेगी, अच्छा मेकअप करेगी, अच्छा ज्वेलरी पहनेगी, अपने को अच्छे से प्रेजेंट करेगी, तो वो खुशी, वो चमक चेहरे की लोगों को नजर आती है। और अगर दुखी है तो वो भी नजर आता है। तो हर नाटक पे महिला पात्र जो होती है, तो ये सारी चीजें दुख को या सुख को दिखाने के लिए और सपोर्टिंग फैक्टर है, एक एलिमेंट्स है कि मेकअप नेचुरल, साड़ी भी नेचुरल, एक प्रोफेसर जैसी कॉटन की साड़ियाँ पहन के, एक आदत हल्का सा पर्स है, हाथ में कुछ बुक्स है, कॉलेज से पढ़ा के आई है, कुछ अच्छे राइटर की बुक्स है, उसके बाद वो हिंदी की प्रोफेसर है, जिस भी विषय की प्रोफेसर है उसकी बुक्स उसके हाथ पे, तो वो दिखता है कि वो एक एजुकेटेड प्रोफेसर है। तो ये सारी चीज़ें एक सपोर्टिंग फैक्टर होती है, चाहे मेकअप हो चाहे कॉस्ट्यूम हो। लेकिन आफ्टर ऑल जो परफॉर्मेंस है कलाकार का, चाहे स्त्री पात्र हो चाहे पुरुष पात्र हो, वो ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दर्शक क्या होता है, शुरुआत से जब नाटक देखते हैं तो कलाकार की परफॉर्मेंस के साथ दर्शकों की भी वो यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि हजार आंखें आपको देख रही होती है जो आप प्रस्तुति दे रहे हो, और लास्ट तक वो जर्नी दर्शक आपके साथ करता है, उस कहानी को समझता है, और अगर के उसके दिल को छूती है, वो कंटेंट छूता है, वो प्रस्तुति छूती है, तो वो अप्रिशिएट करता है। यही उस प्रस्तुति की सफलता है, यही कलाकार का अवार्ड है अगर दर्शक उसको अपना लेता है। तो ये कलाकार के लिए, और राइटर सबसे बेसिक बुनियाद तो राइटिंग की, आलेख की है, क्योंकि आलेख के हिसाब से ही प्रस्तुति चलती है। तो बहुत सारी चीजें इसमें काउंट करती है। मंच निर्माण है, आपका प्रॉपर्टी क्या क्या इस्तेमाल, उसका क्या मीनिंग है, चाहे वो मछली का जाला पकड़ने का बड़ा जाला हो, चाहे चांद का प्रतिबिंब दिखाना हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे टेबल हो, चाहे सोफा हो, है ना। तो कुछ कुछ संकेतात्मक जो चीजें इस्तेमाल की गई है वो बहुत सपोर्टिंग है पूरा विजुअल दिखाने में। तो विभा जी ने काफी मीनिंगफुल प्रस्तुति तैयार की थी, जिसमें बहुत सारी चीजें सपोर्टिंग फैक्टर में थी, चाहे वो म्यूजिक में आलाप हो, चाहे सितार का झंकृत होना है, चाहे सारंगी का दुख प्रदर्शित करना है, चाहे महिला का आलाप है। तो ये उन चीजों को उभारता है
तो एक महिला होने के नाते, महिला निर्देशिका के साथ काम करने का अनुभव मेरा चिर स्मरणीय है। मेरा पसंदीदा नाटक है एक परिकथा, और लिखा भी एक महिला ने ही है। मैम, संगीत की भूमिका को आप इस नाटक में कैसे देखती हैं? संगीत, गीत जो भी प्रयोग हुआ है उसकी भूमिका को कैसे आप देखते हो? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं परफॉर्म करती थी तो जब वो कहता था कि तुम कितना सुंदर हंसती हो, जब तुम उन्मुक्त हंसती हो तो ऐसा लगता है कोई झर्रा बह रहा हो। तो उसमें संतूर के जो सप्त स्वर है उसका इस्तेमाल, संतूर का वो उसकी वो आती है, बीट्स आती है, वो कहीं ना कहीं फीलिंग देती है, फीलिंग को स्ट्रांग बनाती है। यह दुख का होना है तो एक अलाप, पीड़ा का अलाप, सारंगी का इफेक्ट उस कलाकार को बहुत सपोर्ट करता है और दर्शकों तक वो ध्वनि पहुंचती है। तो मुझे लगता है जो विभा जी ने कविता का इस्तेमाल किया, आलाप का इस्तेमाल किया, सितार का इस्तेमाल किया, या संतूर का या सारंगी का, वो कहीं ना कहीं बहुत मीनिंगफुल था। एक्टर को भी सपोर्ट करता है और दर्शकों तक वो अर्थ पहुंचाता है। तो प्रॉपर्टी ले लो, मंच निर्माण ले लो, या टेबल कुर्सी, या जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई, घड़ी वड़ी, चूड़ी का इस्तेमाल, पेन का इस्तेमाल, किताब का इस्तेमाल, तो वो उस कैरेक्टर को सही में सपोर्टिंग फैक्टर रहता है। मैम, प्रकाश परिकल्पना का प्रयोग हुआ है क्या नाटक में? हाँ, हुआ हुआ है तो है। किस तरीके से हुआ? क्या प्रकाश परिकल्पना, देखिए, जब रियलिस्टिक घर में नाटक का दृश्य चलता है तो वो वही क्लोज में आता है। जब क्लोज में डायलॉग आते हैं तो उसको क्लोज अप पे रखा जाता है, बाकी लाइट धीरे धीरे डिसॉल्व करती जाती है। एक साइड की सोफा, जिसमें एक घर का एक सामान्य दृश्य ये था कि सोफा था, टेबल कुर्सी थी, अंदर किचन का बर्तनों का गिरना बताया जाता है, फेंकना बताया जाता है, वो साउंड था। तो जब कोई भी संवाद दो लोगों के बीच होता था तो उसको प्रकाश परिकल्पना से क्लोज में कर दिया जाता था लाइट को, ताकि उन दोनों के संवाद, उन दोनों के एक्सप्रेशन क्लोज में दर्शकों को दिखे। और जैसे उनकी लड़ाई खत्म होती थी, कोई साउंड आती थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो एकदम नॉर्मल लाइट पूरे घर पे आ जाती थी। तो प्रकाश जो परिकल्पना है वो भी, जैसे कि अब वो कविता पढ़ रही है, ड्रीम में चांद भी दिख रहा है, जाल भी दिख रहा है, तो वो ड्रीमी सीक्वेंस लगता था पोइट्री में। तो बड़ा सुंदर उसका मतलब प्रस्तुतिकरण था। इंटरप्रिटेशन, आप इस नाटक की व्याख्या किस तरीके से करेंगी? स्त्रीवादी दृष्टिकोण से किस तरीके से अगर प्रस्तुत किया गया है तो इस मैम किसने मेंशन किया था इसको सुश्री विभा मिश्रा जी ने डायरेक्ट किया था। उनके ग्रुप ने, टोली उनका ग्रुप का नाम था, टोली। ओके। तो उस बैनर से उन्होंने ये प्रस्तुति तैयार की थी। तो मैम, स्त्रीवादी दृष्टिकोण से आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? मुझे देखिए कि स्त्री होने के नाते मैं खुद भी निर्देशिका हूँ, रंगकर्मी भी हूँ और एक्ट्रेस भी हूँ। मुझे ये आलेख आज भी मन को छूता है। और इतने वर्षों बाद ये नाटक शायद 2001 में या 2002 में हुआ था। 2001 कहाँ पे मैम? ये हुआ, 2 शो इसके भारत भवन में हुए, अभिरंग स्टूडियो में, और फिर अहमदाबाद में हुआ। मल्लिका साराभाई दर्पण ने बुलाया था फेस्टिवल में। अहमदाबाद मल्लिका साराभाई के जो ग्रुप है दर्पण, अच्छा, दर्पण ग्रुप द्वारा। हाँ। और इलाहाबाद में किसके, कब मैम? इलाहाबाद में किसके? इलाहाबाद में पता नहीं किसी भारतेंदु नाट्य अकेडमी नहीं, भारतेंदु ने नहीं बुलाया था। सचिन वर्मा थे प्रोफेसर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को करवाया था। और एक शो इसका त्रिचूर में हुआ था, केरल में। महिला निर्देशकों पर ही कॉन्सेंट्रेट था वो फेस्टिवल, जित 5 दिन का, उसमें भी इस नाटक का प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। तो विभा मिश्रा जी द्वारा डायरेक्ट किया गया था। हाँ।
ओके, तो मैम आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है इन पूरे चीज़ों पे जो मैंने बोला है? प्रस्तुतिकरण की शैली, मंच परिकल्पना, चरित्रांकन, चरित्रों का संवाद, संगीत, प्रकाश परिकल्पना, इंटरप्रिटेशन, जो मंचन डायरेक्टर ने किया है उसको आप कैसे जज करती हैं? क्योंकि देखिए, मैंने जब हमने इस आलेख की 15 दिन रीडिंग की है और करेक्टर को समझने के लिए ही रीडिंग करवाई गई थी कि हर व्यक्ति जो परफॉर्म करेगा कास्टिंग की, तो हम लोगों का खुद का समझना आलेख का बहुत ज़रूरी था। और आज भी जो मैं बातचीत कर रही हूँ अपने अनुभव के आधार पर ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस पूरी प्रोसेस में थी। कम से कम ये हमारी 1.5-2 महीने की रिहर्सल का नतीजा था, क्योंकि नाटक आसान तो कतई नहीं है। क्योंकि जब हम रियलिस्टिक में करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नाटक करना। स्टाइलाइज तो कोई भी आसानी से कर लेता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, लेकिन रियलिस्टिक करना जब तक आप सोचोगे नहीं, महसूस नहीं करोगे, क्योंकि उसमें कोई ऐसा फिजिकल वो तो था नहीं, आपको खुद को करेक्टर में घुसना था, और वो डिफिकल्ट होता है। क्योंकि आदमी जब रिहर्सल में आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस तरह की चीज़ों को झेलता हुआ वो रिहर्सल में आके कॉन्सेंट्रेट करता है, तो उसका जब तक अच्छा खुद की समझ नहीं होगी या आलेख को अच्छे से पढ़ेगा नहीं, तो पोर्ट्रे कैसे करेगा। तो इसीलिए विभा जी ने 15 दिन इसकी रीडिंग ही इसलिए रखी थी कि आप पढ़ पढ़ के समझिए। और जब हम अलग से आलेख पढ़ते हैं तो कुछ और अनुभव देता है, जब प्रस्तुति के रूप में देखते हैं तो वो इनैक्टमेंट होता है ना हर कैरेक्टर का, जब वो दृश्य बन के सामने आता है या हम महसूस करते, हम इनैक्टमेंट करते, तो बड़ा वो स्ट्रॉन्ग बनता है। और जब हम किसी भी सोच को किसी कल्पनाशील चीज़ों से रिलेवेंट करते हैं, चाहे वो सपने हों, चाहे वो अपनी भावनाएं हों, या क्या मैं सोचती थी, क्या जीवन जीना चाहती थी, क्या फैंटेसी में जीती थी और आज क्या जी रही हूँ, मैं तो उस मर्तबान में रखे आम के अचार की तरह स्वादिष्ट भी नहीं बची। ये एक फीलिंग है। नानी बचपन में देखती थी, नानी अचार बहुत डालती थी और हर मर्तबान उसके सजे रहते थे, आम का अचार, मिर्ची का अचार, नींबू का अचार। और नानी अक्सर कहती थी जैसे जैसे अचार पुराना होता है ना, स्वादिष्ट होता जाता है। और मैं, मेरे जीवन में हर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, अनुभव से मजता है, परिपक्व होता है, गहराई आती है। मैंने क्या पाया, ठगी गई, चली गई मीठी बातों से। जिस आदमी को अपना पूरा जीवन विश्वास के साथ समर्पित कर दिया, उसका परिणाम मुझे आज ये मिला कि मुझे गैर लोग बता रहे हैं आकर मेरे घर में कि मेरे पति के कितनी औरतों से संबंध रहे। मेरे पति ने तो कभी कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्या वो ऐसा सोचता है कि वो मुझे बता देता तो मैं उससे शादी नहीं करती? हो सकता है वो ऐसा सोचता, लेकिन मुझे तो ठगा ना उसने, छला ना उसने। तो ये सारी जो बातें हैं, ये जो आलेख पे लिखा है उन्होंने, और एक चरित्र को उन्होंने अपने हिसाब से आकलन किया और आलेख में लिखा, और निर्देशक ने इसको एलोबरेट किया। तो मेरा ये कहना है कि डेफिनेटली ऐसी प्रस्तुतियाँ स्ट्रॉन्ग बनकर आती हैं। और मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव भी यही है कि आज भी ये आलेख मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, खींचता है, क्योंकि इस तरह के नाटक आज के ग्रुप्स नहीं चुनते हैं। क्योंकि आज की जो हमारी पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो इतनी गहराई से जीवन को लेती नहीं है ना। आजकल शादी हो जाना भी बहुत आसान है और तलाक हो जाना भी बहुत आसान है उनके आज की पीढ़ी के लिए। क्योंकि जहां आज हमारे इस वक्त में लिविंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट आ गया है कि ठीक है 4 साल बाद डाइवोर्स हो गया, दूसरा मिल गया, दूसरी शादी कर ली, फिर उससे कान बुखारा, तीसरी कर ली। तो जहां अब रिप्लेसमेंट होने लगी चीजें, क्या पुराना सोफा ले आओ साहब, नया ले जाओ, इतना डिस्काउंट मिलेगा। जब चीजों का इस्तेमाल इस तरीके से, मैं लाइफ की भी बात कर रही हूँ कहीं ना कहीं,
कि जब रिश्ते रिप्लेस हो जाते हैं तो नाटक के पात्रों का रिप्लेस होने का कोई मायने नहीं है। जब हमारी खुद के जीवन में हमारे रिश्ते रिप्लेस हो गए, किसी वक्त कोई ये कहता है कि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, 5 साल बाद पता चलता है बढ़िया अपनी शादी करके 2 बच्चों को लेकर एक बढ़िया स्टेटस बनाकर अमेरिका होके अपनी बढ़िया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ जी रहा है साहब, उसके लिए शायद जीवन का यही अर्थ होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है शायद। मैं तो आज भी सोचती हूँ, अभी मैं एक प्ले कर रही हूँ अनाम रिश्ते, बंगला से हिंदी अनुवाद कर रही हूँ, बंगाली में चंदन दास जी ने लिखा है और अनुवाद परिमल भट्टाचार्य का है। दिन में कर रही हूँ, 24 तारीख को उसका मंचन है। अनाम रिश्ते, अनाम जिन रिश्तों का हम कोई नाम नहीं देते। जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां भी बनती है कि एक डॉक्टर की पत्नी है, समाज में उसका नाम है, स्टेटस है, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, शराब पी के उसको मारता है, टॉर्चर करता है, जबकि उसका स्टैंडर्ड है, लेकिन बिहेव जब वो पुरुष होता है पत्नी का, तब पति के रूप में वो क्या व्यवहार करता है, उसकी भी अति हो जाती है सहने की। तो एक दिन 2 साल की बच्ची को गोदी में लेके रेल से पटरी से कटने के लिए मरने जाके खड़ी हो जाती है। एक ट्रक ड्राइवर आकर उस लेडी को, बच्ची को बचाता है, अपने घर पे शरण देता है। शादी नहीं की उसने, बस एक लोअर बस्ती में रहता है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर क्लीनर ऐसी ही जगह रहते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड शायद वही होता है लिविंग, वो रहती है क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसने उसको शरण दी, उसकी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह पाला, बाप का प्यार दिया, उस बच्ची को कभी नहीं एहसास होने दिया। अब वो बच्ची आज 21 साल की हो गई, क्योंकि माँ ने वो जीवन भोगा जो उसके पति ने उसके साथ मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया। वो अनुभव लेकर वो इस घर में डर डर के रहती है, क्योंकि वो दारू पी के, शराब पी के डेली आता है, माँ बहन की गालियां बकता है, क्योंकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड कोई है। वो 15-15 दिन के लिए ट्रक लेके जाता है, पता नहीं किन किन औरतों के साथ उसके संबंध होंगे। ये सब ये महिला सोचती है, क्योंकि इसका स्तर तो यही है, वो जान गई है। तो वो अपनी बच्ची के लिए डरती है, इनसिक्योरिटी होती है उसको कि मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, और बाप से बहुत अटैच है। रात को बाप आता है तो 1:30 2-2 बजे तक, और पापा बताओ बाहर की दुनिया कैसी है, पापा फिर क्या हुआ, आपने उस बुढ़िया को बारिश में अपने ट्रक में बैठा लिया। अरे क्या साली बुढ़िया थर-थर कांप रही थी बारिश में। मैंने लल्लू को बोला, अरे बे साले लल्लू चदरा दे दे अम्मा को। तो पता है वो बुढ़िया क्या बोली पापा, क्या बोली? बोली बेटा तू तो मेरा भगवान है। अब सारा मैं 2 कौड़ी का आदमी, ट्रक ड्राइवर, उसने मुझे भगवान बना दिया, डबल प्रमोशन। मैं इंसान तो जिंदगी में बन नहीं पाया, भगवान क्या करूंगा। तो ये उस व्यक्ति की मानसिकता जो ट्रक ड्राइवर है, जो समझता है कि मैं एक्चुअल मैं क्या हूं, लेकिन जो रिश्तों को नाम नहीं दे पाया, बिना नाम के भी उस बच्ची को वो अपनी बेटी की तरह पालता है। बेटी भी उसको अपना बाप समझती है, क्योंकि माँ ने उसको बताया ही नहीं कि ये तेरा असली बाप नहीं है। लेकिन जब वो अति ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बेटी का बाप के प्रति देखती है, जो रियली है, बाप का भी बेटी से रियली बाप बेटी का संबंध है, उसमें कोई कलुषित नहीं आती है। लेकिन एक दिन वो सोचती है कि ये देवेंद्र जो लड़का है, अच्छा लड़का है, ये इसको पढ़ाता है, इसका सीनियर है, इसका बाप DRM से रिटायर हुआ है, इसकी नौकरी लग जाए, मदद मांगने आता है, उसको 10,000 की मदद करती है माँ, और आदमी से कहती है कि देखो देवेंद्र अच्छा लड़का है, इसकी नौकरी लग जाएगी तो अपन रिचा की शादी कर देंगे। तो वो कहता है क्यों? मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र उसको डिजर्व करता है या उसके लायक है। बोले क्या तुम्हारी बेटी कहीं की प्रधानमंत्री है, BA पास ही तो कर रही है, बस अब 21 साल की बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। मुझे देवेंद्र परिवार माँ बहन है और कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उसका बाप कहता है कि कैसी बातें कर रही हो तुम, हम अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा रहे हैं, उसका अपना भविष्य होगा, वो क्या बनना चाहती है उसको सोचने दो, तुम तय मत करो कि उसको क्या बनना है, उसकी भी अपनी इच्छाएं होंगी, उसको भी कुछ हो सकता है हमारी बेटी बड़ी बनकर हमारा नाम रोशन करे।
हमने तो जी लिया जैसा जीना था, पर उसको तो वो स्पेस दो। तो वो सोचती है कि ये आदमी इसको लाड़ प्यार में बिगाड़ रहा है मेरी लड़की को, और एक दिन गुस्से में आकर उस लड़की को घसीट के लाती है और कहती, ये ट्रक ड्राइवर जिसे तुम पिता समझती रही, तेरा असली बाप है ही नहीं। और ये शौक वो बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो सुसाइड। थैंक यू मैम, अपना टाइम देने के लिए और इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान और देने के लिए। आपको कुछ मिला कि नहीं? बहुत ज़्यादा मैम।